अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक आपको मिलेगा इसी सीरीज का लिंक, यानी सी अल्टीमेट सीरीज। उस पर आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख कर आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। दूसरा आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, जो कि हैंड्स ऑन सी प्रैक्टिकल सीरीज है। उसमें मैंने प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, वो सब के बारे में उसमें डिस्कस होगा। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में कोड किस तरीके से लिखते हैं सी का, उस पर हम लोग देखेंगे। या सी में एप्लीकेशन किस तरीके से बनाते हैं, वो सब हम लोग वहां सीखेंगे। तो दोनों प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, अगर आपको सी में वाकई मास्टर बनना है और करियर बिल्ड करना है। तो शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम कंट्रोल स्टेटमेंट। वीडियो को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। काफी टाइम से मैंने कहा था कि इफ एल्स हम लोग पढ़ेंगे, इफ एल्स हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है, जब लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ रहे थे। आज फाइनली हम लोग इफ एल्स पढ़ने वाले हैं। और बिलीव मी, कोड का जो फ्लो है, कंट्रोल फ्लो है, वो सी यानी इफ एल्स ही संभालता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मास्टरिंग डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको डिसीजन मेकिंग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन। क्या मतलब क्या है इसका, आइए समझते हैं। ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। कंट्रोल स्टेटमेंट डिटरमाइन फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी जो प्रोग्राम का फ्लो और कंट्रोल होगा उसको डिटरमाइन करेगा इनटू प्रोग्राम एंड स्पेसिफाइज द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट, यानी जो किस तरीके से प्रोग्राम रन होगा, उसका फ्लो कैसा होगा, उसको कंट्रोल कैसा करना, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। जिसमें तीन चीज हम लोग देखते हैं, यानी कंट्रोल फ्लो जब बात हो तो तीन चीजें उसके अंदर आता है। एक सीक्वेंस, तरतीब जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या सीक्वेंस होगा, एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन आफ्टर अनदर इन ऑर्डर, इसको सीक्वेंस बोलते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं सेक्शंस या सिलेक्शंस, चूजिंग बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कोड, यानी चार सेक्शन ऑफ कोड है, आप चारों में से किसी एक को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं रन करने के लिए, तो वो इसमें आता है। कंट्रोल फ्लो के अंदर वो भी आता है। पहला तो सीक्वेंस आता है, फिर सिलेक्शन आता है, तीसरा रेपिटेशन, एग्जीक्यूटिंग द सेम सिलेक्शन ऑफ द कोड रिपीटेडली। एक टाइप का कोड या एक ही कोड ऑफ प्रोग्राम ब्लॉक को आप बार बार अगर रिपीट करना चाहे, रेपिटेशन, तो ये भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में आता है। तो जब भी नाम आए कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, उसमें तीन चीज आपको देखना है, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन। आगे आने वाले वीडियोस में और इस वीडियो में भी हम लोग डिटेल से इन्हीं चीजों को समझेंगे कि कंट्रोल फ्लो में सीक्वेंस क्या होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं उसको, सिलेक्शन क्या होता है, रेपिटेशन क्या होता है। सी प्रोवाइड थ्री सिलेक्शन एक्सट्रक्चर, सी आपको प्रोवाइड करता है तीन सिलेक्शन एक्सट्रक्चर, यानी तीन अलग अलग टूल प्रोवाइड करता है, कीवर्ड प्रोवाइड करता है, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये जो सिलेक्शन वाला पार्ट है, ये यानी कौन सा कोड रन होगा, ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने चार कोड लिखा है, पर आप चाहते हैं चार कोड रन ना हो, दो हो या एक हो, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में हो। ऑफ कोर्स रैंडम तो नहीं करेंगे ना, कोई रीजन पे आप बोलेंगे कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये रीजन ना हो तो दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो। तो ये जो सेक्शन है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सा एग्जीक्यूट होगा, उस चीज को करने के लिए सी आपको तीन कीवर्ड या तीन टूल देता है। एक है इफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कंडीशनल, एक होता है इफ एल्स, टू वे ब्रांचिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है स्विच, यानी मल्टीपल वे ऑफ ब्रांचिंग। बहुत सिंपल है। इफ का मतलब सिंपल है, अगर आप इफ बोलते हैं तो ये इंग्लिश की तरफ समझिए। मैं बोलता हूँ इफ टुडे इज रेनिंग या इफ टुमारो विल बी रेन देन आई एम नॉट गोइंग टू प्ले आउटसाइड। सिंपल, अगर कल बारिश हुआ तो हम बाहर नहीं खेलेंगे, ठीक है, या फुटबॉल नहीं खेलेंगे, और अगर कल बारिश नहीं हुआ तो हम खेलेंगे। ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया इफ का, कि अगर ये है तो ये होगा, ठीक है। भूख लगा तो खाना खाना, सिंपल सी बात। टाइम हो गया ट्यूशन जाना, सिंपल सी बात है। इसके बाद आता है सेकंड इफ एल्स, टू वे ब्रांचिंग, यानी यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि अगर ये नहीं तो ये कर लो। यानी वहां पर क्या था, यहाँ पर इफ में क्या था कि अगर इफ ये है तो फिर ये होगा, यानी एक ही चीज देखना है सिर्फ हमको, यानी जो कंडीशन चेक कर रहे हैं ना वो एक ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्यूशन का टाइम हुआ तो ट्यूशन जाना है, जिम का टाइम हुआ तो जिम जाना है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन इफ एल्स में हम लोग ये देखते हैं, मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलेंगे क्या ये है, अगर है तो ठीक है ये चलेगा, और अगर नहीं है तो वो चलेगा। इसका एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अगर मैं बोलूंगा कि जिम का टाइम हो गया तो मुझे जिम जाना है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अगर जिम का टाइम हुआ है, इफ जिम का टाइम हुआ है तो मुझे जिम जाना है। लेकिन अगर जिम का टाइम नहीं हुआ तो इसमें मैंने कुछ बोला नहीं, इसमें मैंने कुछ नहीं बोला कि क्या करना है, बस मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला कि अगर ना हो तो उससे ना फर्क पड़े, लेकिन अगर हो तो ये काम कर दो। तो ये इफ था। लेकिन इफ एल्स में अगर मैं यही चीज को चेंज करूँ तो अब मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर जिम का टाइम है तो जिम जाना है, जैसे इफ में था। लेकिन अगर जिम का टाइम नहीं है तो पढ़ना है। अब पढ़ना एक पर्टिकुलर काम मैंने फिक्स कर दिया कि अगर जिम का टाइम है तो जिम जाना है, लेकिन अगर वो टाइम ना हो तो फिर पढ़ना है आपको। मैंने वहां पर काम असाइन कर दिया, जबकि सिंपल इफ में हमने काम असाइन नहीं किया था। हमने सिर्फ बोला कि जिम का टाइम है तो जिम जाओ, खत्म, वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन एल्स में हमने क्या किया, हमने बोला अगर जिम का टाइम है तो जिम जाओ, और अगर ना हो तो पढ़ो। ये दो हो गया, ठीक है। इसीलिए टू वे ब्रांचिंग इसको बोलते हैं, यानी दो कंडीशन चेक किया। एक होता है स्विच केस, यानी मल्टी वे ब्रांचिंग, ठीक है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा आगे। तो अभी आप देखिए डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। इन सी प्रोग्रामिंग अ डिसीजन कॉज अ वन टाइम जंप टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिसीजन कॉज होता है ना, वो वन टाइम जंप होता है। वन टाइम जंप का मतलब, जैसे मैंने बताया आपको कि एक एक्सप्रेशन आपने दिया कि अगर जिम का टाइम है
तो जिम जाना है, नहीं है तो पढ़ाई करना है। तो जाहिर सी बात है 2 कोड है, एक कोड एग्जीक्यूट तब होगा अगर जिम का टाइम है तो, क्योंकि जिम जाना है मान लीजिए वो एक कोड है और पढ़ाई करना है वो मान लीजिए कोड है। तो हम चेक क्या कर रहे हैं कंडीशन के जिम का टाइम है या नहीं। अगर जिम का टाइम ट्रू है तो कौन सा कोड चलेगा, जिम जाने वाला कोड चलेगा। और अगर जिम का टाइम ट्रू नहीं है, फॉल्स है, अभी जिम का टाइम नहीं है, तो कौन सा कोड चलेगा, पढ़ाई करने वाला कोड चलेगा। तब देखिए दोनों कोड एक साथ कभी भी नहीं चल रहा है, जंप कर रहे हैं आप, या तो पहला कोड चला रहे या तो जंप करके दूसरा वाला कोड चला रहे। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पर बताया है। टाइप्स ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब डिसीजन कंट्रोल के लिए 2 ही टाइप होता है। वैसे हमने ऊपर 3 डिस्कस किया इफ एल्स को, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आप जब इफ इस्तेमाल करेंगे तो साथ में एल्स भी कर लेंगे। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों साथ में ही है, लेकिन विदाउट एल्स का इफ भी यूज हो सकता है, इसलिए अलग से लिखा गया है। ठीक है, ये आगे जब एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो एक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट यानी चूज बिटवीन 2 अल्टरनेटिव, और एक होता है स्विच स्टेटमेंट यानी क्रिएट अ ब्रांच फॉर द मल्टीपल अल्टरनेटिव। यानी यहाँ पर 2 कंडीशन चेक किया ना आपने कि अगर ऐसा होगा तो ये करना है, ऐसा नहीं होगा तो ये करना है। यहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशंस चेक करते हैं। ये कब काम में आता है, फॉर एग्जांपल वीक में कितना दिन है, 7 दिन है। अब आपको कोई चीज कंडीशन के बेस पर चेक करना है कि कौन से डे में कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा। तो इसमें आप देखिए कंडीशन काफी ज्यादा हो गया। मंडे है तो कुछ हो सकता है, ट्यूसडे है तो कुछ हो सकता है, वेडनेसडे है तो कुछ हो सकता है, थर्सडे है तो कुछ हो सकता है, फ्राइडे है तो कुछ हो सकता है, सैटरडे है तो कुछ हो सकता है, और संडे है तो कुछ हो सकता है। 7 अलग अलग आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। तो ऐसे केसेस में अगर आप इफ एल्स इस्तेमाल करेंगे ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं आप, स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब क्या इस्तेमाल करना है, और ये चीज भी हम लोग प्रैक्टिकल वाले में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कैसे करके प्रैक्टिकल इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ एंड इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स एंड एलिफ। आप बोलेंगे ये सब क्या बोल दिया। तो देखिए इफ एल्स जो है ना, ये सिंपल सा इफ एल्स है, यानी इसका वेरिएंट है। एक तो है इफ, यानी जिसमें आप सिर्फ इफ बोलते हैं कि अगर जिम का टाइम हुआ तो जिम जाओ। एक आप बोलते हैं इफ एल्स, अगर जिम का टाइम हुआ तो जिम जाओ, एल्स अगर जिम का टाइम नहीं हुआ तो जाके पढ़ाई करो। ये तो 2 हो गया। लेकिन अब इन दोनों का वेरिएंट है नेस्टेड इफ एल्स, यानी इफ एल्स के अंदर एक इफ एल्स, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और एक होता है एल्स इफ। अब एल्स इफ क्या होता है, अब देखिए इफ एल्स में तो 2 ही कंडीशन है ना, यानी इफ जिम का टाइम है तो जिम करो, जिम जाओ, एल्स अगर जिम का टाइम नहीं है तो पढ़ाई करो। लेकिन तीसरा कंडीशन तो यहाँ पर दे ही नहीं पा रहे हम, तो तीसरा कंडीशन को डालने के लिए एल्स इफ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एल्स इफ आप अगर ऐड करें, यानी इफ एल्स के साथ अगर आप एल्स इफ को भी ऐड करते रहे, तो आप भी मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं, यानी 7 8 10 12 डाल सकते हैं। लेकिन अगर इतना कंडीशन ज्यादा आता है ना तो कोड बहुत बड़ा और बहुत मैसी हो जाता है। तो जब मल्टीपल कंडीशन आ जाए, जैसे कि 8 7 हो गया, तो हम लोग उस वक्त एल्स इफ लगा के इफ एल्स इस्तेमाल नहीं करते, स्विच के इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कन्वीनियंस कैसे करके कब इस्तेमाल करना है, ये प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट स्टिल जो थियोरेटिकल पार्ट समझना था, जो इस सीरीज का मकसद है कि आपको थियोरेटिकल समझ में आएगी ये क्या है, वो यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया, और आगे मजीद एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। अब फटाफट से हम लोग अपना आगे स्लाइड्स को स्पीड में चलेंगे लेके, क्योंकि मेन यही अंडरस्टैंडिंग था। द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, यूज्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और अ सीक्वेंस ब्लॉक ऑफ द इंस्ट्रक्शन ओनली इफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड। यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को ये रन करता है अगर कंडीशन ट्रू हो। अब उसका सिंटेक्स क्या होता है, देखिए इस तरीके से होता है। इफ कीवर्ड है हमारे पास, आपको बोला 32 कीवर्ड्स है जो सी का कुछ अलग अलग मतलब देते हैं, यानी 32 रिजर्व कीवर्ड है सी में, उसमें से एक इफ भी है। इफ के बाद आप पैरेंथेसिस लगाते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स आप ऐसा कंडीशन लगाएंगे जो ट्रू या फॉल्स होने वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे जिसके अलावा कुछ हो। यानी यहाँ पर आप कंडीशन ऐसे ही बनाएंगे, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अगर वो ट्रू हुआ तो इफ के बाद यहाँ ये जो पैरेंथेसिस के नीचे आप देख रहे स्टेटमेंट लिखा है ना हमने, ये एग्जीक्यूट होगा तभी जब ये अंदर का कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, तो अब इफ, ये जो इफ है ना, यही चेक करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलाना है, अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये नहीं चले। सिंपल। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इफ हो गया, अंदर में कंडीशन हो गया, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स होगा। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ये इफ का बॉडी है। क्या मतलब इफ का बॉडी है का मतलब, यानी जब हम लोग बोलते हैं कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन रन दीज कोड, तो ये जो दीज कोड बोल रहे हैं ना, ये कर्ली ब्रैकेट ही बेसिकली बता रहा है कि कितना लाइन का कोड इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, और जितना भी लाइन का कोड इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा उसी को सिर्फ इफ कंट्रोल कर सकता है। यानी जब हम बोलते हैं ना कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो एग्जीक्यूट कर दो, तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, हमारे पास 1000 लाइन का कोड हो सकता है, तो किसी को भी थोड़ा एग्जीक्यूट करेगा। जो इफ का बॉडी है सिर्फ वो उसी को एग्जीक्यूट करेगा, और बॉडी का पहचान क्या है, इफ के तुरंत बाद कर्ली ब्रैकेट्स होगा। तो अब इन 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 लाइन हो 1000 लाइन हो, वो सब इफ का पार्ट होगा, और वो सब तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ ट्रू होगा। सिंपल। तो आगे आप और भी देखेंगे बॉडी, ये इस तरीके से बॉडी फॉर लूप का बॉडी होता है, फंक्शन का बॉडी होता है। तो बॉडी का मतलब ही ये होता है कि वो उस पर्टिकुलर चीज से कनेक्टेड है, तो इफ से पूरा कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इफ का बॉडी, फंक्शन बॉडी। ठीक है, हाउ इट्स वर्क, अब ये काम कैसे करता है। द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएट फर्स्ट। हमने पहले बताया कि सबसे पहले एक्सप्रेशन चलेगा, यानी जो भी आपने यानी यहाँ पर कंडीशन चेक किया है, सबसे पहले ये चलेगा। जब वो चलेगा तो एक रिजल्ट सामने आ जाएगा, या ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो फिर इफ चलेगा, फॉल्स होगा तो यहाँ पर क्योंकि एल्स लगाया नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, इफ फॉल्स द स्टेटमेंट इज इग्नोर एंड द प्रोग्राम कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी अगर यहाँ पर क्योंकि एल्स नहीं लगाया हमने, और अगर ये ट्रू ना हुआ तो वो नेक्स्ट लाइन पे जो भी कोड रहेगा उसको चलाने के लिए चला जाएगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इग्नोर मार देगा। इफ स्टेटमेंट एग्जांपल, अब यहाँ पर
एग्जांपल देखिए इफ स्टेटमेंट का, कैलकुलेटिंग नेट सैलरी, कैलकुलेट द नेट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इफ अ टैक्स ऑफ 15% लिविड इज लिविड ऑन हिज ग्रॉस सैलरी इफ इट एक्सीड ₹10,000 पर मंथ। तो ये सिंपल सा एक नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ मैंने, ठीक है। तो वहां पर एग्जांपल आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इंटू स्टूडियो, ये तो सिंपल सा लगाया है, मेन फंक्शन बना दिया। मेन चीज यहाँ पर देखिए, फ्लोट में हमने ग्रॉस सैलरी रखा और नेट सैलरी रखा। क्यों रखा? अगेन वही बात है कि सैलरी है तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट में आएगा। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमने इसको फ्लोट में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों हमने यहाँ पर डिक्लेयर तो कर दिया, असाइन बाद में करेंगे। यहाँ हमने प्रिंट किया। प्रिंट में क्या किया हमने, बोला इंटर ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय एन, यानी ये बेसिकली हम लोग यूजर से वैल्यू मांग रहे हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यहाँ पर स्कैन एफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग आगे जाके फ्यूचर में ये पढ़ेंगे कि स्कैन एफ का इस्तेमाल यूजर से वैल्यू को लेने के लिए काम में आता है। तो स्कैन एफ से हम यूजर का वैल्यू को ले रहे हैं और ग्रॉस सैलरी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। पहले यूजर को ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि भाई आपका सैलरी डालो, ग्रॉस सैलरी क्या है। जब यूजर डाल दे ग्रॉस सैलरी तो वो इस लाइन पे आएगा और यहाँ एम्परसेंट की मदद से हम ग्रॉस सैलरी को फ्लोट बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं ना, अब असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर जो यूजर ने डाला है वो असाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इफ एल्स में आते हैं। ये पुराना ऊपर का समझाना जरूरी था कॉन्टेक्स्ट। अब हम लोग इफ एल्स लगाते हैं। अब क्योंकि क्या हुआ ना, यूजर ने जो भी सैलरी डाला वो ग्रॉस सैलरी के अंदर आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, यहाँ पर इफ ग्रॉस सैलरी इज लेस देन 10,000, 10,000 है ना, 40 है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने कंडीशन लगाई, तो इस तरीके से कंडीशन लिखा था। ग्रॉस सैलरी में ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो यूजर ने डाला है, तो हम लोग बस चेक करें क्या ग्रॉस सैलरी 10,000 से छोटा है या नहीं। अब देखिए सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, पैरेंथेसिस के अंदर है, उससे पहले इफ लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोला ग्रॉस सैलरी छोटा है यानी 10,000 से। तो अगर ये छोटा हुआ तो क्या होगा, नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी को नेट सैलरी के अंदर डाल देते हैं, यानी नेट सैलरी वेरिएबल बना के रखा हुआ था ना, इसमें तो कुछ असाइन नहीं किया हमने। तो अगर ये ट्रू हुआ कि भाई ग्रॉस सैलरी 10,000 से कम है, तो नेट सैलरी को हम लोग अपडेट कर दिए ग्रॉस सैलरी से, एज यू कैन सी, ठीक है। और ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी माइनस 0.5 इंटू ग्रॉस सैलरी, यानी ये पूरा कंप्यूटेशन होके नेट सैलरी के अंदर वैल्यू जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर सैलरीज इस तरीके से हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीज देखा कि नोट दिस प्रोग्राम हैज अ लॉजिकल एरर, इस प्रोग्राम में एक लॉजिकल एरर है। द टैक्स इज ऑलवेज डिड्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ द सैलरी अमाउंट, यानी टैक्स हमेशा डिड्यूस होगा, सैलरी अमाउंट उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमने इफ का एक एग्जांपल दिखाया आपको कि कैसे एक्चुअली में रियल लाइफ में हम लोग लिखते हैं। आगे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा जब एक दो और एग्जांपल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इफ एल्स का स्टेटमेंट का एग्जांपल। देखिए ये कैसे होता है, यूज्ड व्हेन अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द लॉजिकल वैल्यू ट्रू और फॉल्स ऑफ द कंडीशन इवैल्यूएटेड। मतलब वही बात है आसान शब्दों में कि अगर ट्रू हो तो हमें कुछ कोड चलाना है और अगर ट्रू ना हो उस पर भी कुछ कोड चलाना होता है। जबकि सिर्फ इफ जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, वहां पर अगर ट्रू ना हो तो इग्नोर हो जाएगा, कुछ भी कोड नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इफ ऐसा नहीं हो तो कुछ कोड चले, तो आपको इफ एल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए, पहले सिंटैक्स बताता हूँ मैं इसका, उसके बाद एग्जांपल देता हूँ। इफ हो गया, कंडीशन हो गया इस तरीके से जो आपको ऑलरेडी मालूम है, और उसके बाद स्टेटमेंट होगा, ठीक है। उसके तुरंत बाद आपको एल्स लिखना, अगर आप एल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और एल्स का भी एक अपना स्टेटमेंट होगा, लेकिन एल्स में आपका कंडीशन नहीं होगा। एल्स में क्योंकि आप कंडीशन तो चेक नहीं कर रहे ना, आप सीधा ही बोल रहे हैं कि भाई अगर इफ ये कंडीशन ट्रू हो तो इफ चला दो। लेकिन अगर ये ट्रू ना हो तो एल्स में आप कंडीशन दोबारा चेक नहीं करें, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि भाई अगर इफ फॉल्स हो तो एल्स दिखाओ। सो दैट्स वन रीजंस व्हाई आप यहाँ पर कंडीशन चेक नहीं करते और स्टेटमेंट नंबर 2 दे देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप इफ और एल्स इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एग्जीक्यूट हो, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एग्जीक्यूट ना हो। अगर दोनों एग्जीक्यूट हो रहा है, ये दोनों एग्जीक्यूट ना हो रहा है, तो भैया ब्लंडर किया आपने, कोड में गड़बड़ है, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये ट्रू है तो एल्स कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और अगर ये फॉल्स है तो इफ कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन इस तरीके से लिखा जाता है, कंडीशन लिखा इफ, और आप देखिए ये पूरा बेसिकली सिंटेक्स के साथ हमने लिखा है। यहाँ पर देखिए बॉडी कैसा समझ में आता है, ये इफ है, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखना है, ये तो सिंटेक्स का रूल है। अब यहाँ से देखिए कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ और एल्स से पहले पहले कर्ली ब्रैकेट, एज यू कैन सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये इतना ही जितना मैंने मार्क किया इफ का बॉडी है। अब यहाँ पर 100 लाइन ही क्यों ना हो, वो सब इफ का बॉडी होगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमने एल्फ स्टार्ट किया। अच्छा, क्या एफ एल्स इसी लाइन से स्टार्ट करना जरूरी है, नेक्स्ट लाइन से नहीं कर सकते? कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वीनियंस ऐसा ही है, स्टैंडर्ड ऐसे ही लिखने का तरीका, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। उसके तुरंत बाद हमने एल्स दिया और फिर एल्स का बॉडी डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एल्स में कंडीशन तो होता ही नहीं है, हाँ, इसलिए हमने डायरेक्ट एल्स का बॉडी दिया। एल्स के बॉडी में भी जितना कोड आपको लिखना आप लिखिए, वो सब एल्स का बॉडी है और वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ फॉल्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 आएगा। हाउ इट वर्क, इफ द कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट 1 ब्लॉक एग्जीक्यूट, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। इन बोथ केसेस कंट्रोल इज देन ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, ये जो स्टेटमेंट 3 है ना, ये इफ एल्स से बाहर है। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट से बाहर है, तो इसका मतलब ये है कि इफ अगर ट्रू होगा तब तो ये ब्लॉक चलेगा, इफ अगर फॉल्स होगा तो ये ब्लॉक चलेगा, लेकिन हर सूरत में स्टेटमेंट 3 चलेगा ही चलेगा, यानी उसके नीचे वाला कोड चलेगा ही चलेगा, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। क्यों? क्योंकि भाई ये जो थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है इफ एल्स से, ये अलग से लिखा हुआ है, तो अलग वाला कोड तो चलेगा ही ना, ये समझाना जरूरी है आपको। सेम एज यहाँ पर भी वही केस है, ठीक है। अब आइए इफ एल्स का एग्जांपल देख लेते हैं एक स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल सा
हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इंट में एक NO ले लिया, NO का मतलब नंबर ले लिया, उसके बाद यूजर से उस नंबर का वैल्यू लिया एज यू कैन सी। अब उसके बाद इस वेरिएबल में NO में यूजर ने जो नंबर डाला उसका वैल्यू आ गया। अब हम उसको इफ एल्स में चेक कर रहे हैं, तो गौर यहाँ करिए, इस ब्लॉक में गौर करिए, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा इफ नो इज ग्रेटर देन 0, यानी जो यूजर ने वैल्यू डाला अगर वो 0 से बड़ा है तो ये ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अगर यूजर ने जो नंबर डाला है वो 0 से बड़ा नहीं, अगर 0 ही डाला हो तो ऑफकोर्स हमने सिर्फ बड़ा चेक किया ना, यानी 0 0 से बड़ा तो नहीं है ना, वो बराबर है 0 का। हमने चेक क्या है कि जो यूजर ने डाला क्या वो बड़ा है 0 से, तो नहीं, 0 0 से बड़ा तो नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एल्स ब्लॉक चलेगा, ये यहाँ एल्स ब्लॉक। अब एल्स ब्लॉक में क्या किया हमने, दोबारा से इफ एल्स इस्तेमाल कर लिया। यानी मान लीजिए सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यूजर ने एक नंबर डाला, हमने चेक किया कि क्या ये नंबर 0 से बड़ा है या नहीं, तो अगर यूजर ने जो नंबर डाला वो 0 से बड़ा ना हो तो एल्स ब्लॉक में जाएगा, सिंपल। लेकिन एल्स ब्लॉक में हमने फिर से कंडीशन लगाया कि ये भी चेक करो कि क्या नंबर 0 के बराबर है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूजर ने 0 ही डाल दिया है। तो अगर 0 नंबर, यानी अगर जो यूजर ने डाला है वो 0 के बराबर है, फिर तो तुम ये प्रिंट कर दो। यानी क्योंकि इफ एल्स के अंदर दोबारा एक इफ एल्स लिख दिया ना, तो ये इफ एल्स भी बिल्कुल पुराने वाले इफ एल्स की तरह ही होगा, इसका भी अपना बॉडी सब कुछ होगा। तो हमने फिर से कंडीशन चेक किया कि भाई अगर यूजर जो नंबर डाले वो 0 से बड़ा नहीं है तो एल्स में जाएगा। एल्स में दोबारा इफ चेक कर लिया हमने कि भाई अब ये भी चेक करो कि 0 के बराबर तो नहीं है ना जो यूजर ने डाला है, कहीं उसने 0 ही तो नहीं डाल दिया। तो अगर हाँ ये ट्रू हो जाए कि उसने 0 डाला है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और जिसमें प्रिंट क्या करवा रहे इट्स 0। और अगर ये भी नहीं है, यानी अब कंफर्म क्या हो गया कि ना यूजर ने 0 से बड़ा नंबर डाला है ना यूजर ने 0 डाला है, इसका मतलब क्या बचता है, इसका मतलब यूजर ने माइनस में नंबर डाला है। तो अगर वो हो तो यहाँ पर दिखा दो कि भाई नंबर इज लेस देन 0, ठीक है। इस तरीके से आप इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ हमने नेस्टेड इफ एल्स इस्तेमाल कर लिया। ये जो एल्स के अंदर आपने इफ एल्स इस्तेमाल किया ना, इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स इस्तेमाल करना, यानी इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, ठीक है। तो अब देखिए अगर यूजर ने इंटर किया 0 तो क्या आएगा, इट्स 0, क्यों, क्योंकि ये वाला ट्रू हो गया। अगर यूजर 1 डालता तो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता, द नंबर इज ग्रेटर देन 0 ये आ जाता, और अगर यूजर -1 डालता तो ये होता, नंबर इज लेस देन 0, ठीक है, सिंपल। तो आप समझ गए कि इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई एल्स इफ क्या होता है, एल्स इफ भी तो पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो एल्स इफ कुछ भी नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर इफ चेक किया आपने, इसके बाद एल्स चेक किया ना, लेकिन अगर आप चाहते, एल्स चेक नहीं किया, सॉरी, इफ एल्स में क्या होता है कि कंडीशन एक बार चेक कर रहे हैं, एल्स में तो वो है कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये करवा दो ना, कंडीशन तो चेक होता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीपल टाइम कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो ये प्रिंट कर दो, अगर दूसरा कंडीशन हो तो कुछ और कर दो, और अगर ये दोनों ना हो तो एल्स करो। तो ऐसे सिनेरियो में आप एल्स इफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी ये जो एल्स है ना, बस इसके जगह आप एल्स के बाद इफ लिखते हैं और फिर से एक कंडीशन लगाते हैं और फिर एक बॉडी लगाते हैं, और एल्स हमेशा एंड में आएगा, याद रखिए। यानी मान लीजिए अगर आपको 4 कंडीशन चेक करना है इफ एल्स में, तो आप लिखेंगे इफ, फिर ये ब्लॉक आएगा, फिर एल्स इफ आएगा, दूसरा कंडीशन, फिर एल्स इफ आएगा, तीसरा कंडीशन, फिर एल्स इफ आएगा, चौथा कंडीशन, और आखिर में एल्स आएगा। तो अगर ये चारों का चारों कंडीशन फॉल्स होता है सिर्फ तभी एल्स एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा प्रैक्टिकल वाले वीडियो में जब हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि इफ एल्स क्या करता है, कंट्रोल फ्लो किस तरीके से करता है, इफ एल्स, एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए, अ मल्टीपल और अ मल्टी वे ब्रांचिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट चेक्स द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट केस वैल्यू, यानी जो भी केस वैल्यू में आप देंगे उसके अगेंस्ट वो चेक करता रहेगा जितना भी कंडीशन आपने दिया है। मतलब क्या है, मतलब देखिए ये स्विच सिंटैक्स होगा और यहाँ पर आप एक एक्सप्रेशन दें, यानी ये एक्सप्रेशन जो देंगे आप, ये चीज चेक होगा केस के बेसिस पे कि क्या क्या केस आपने दिया है, ठीक है। की कंपोनेंट क्या है, स्विच, केस, ब्रेक, कीवर्ड, यानी यहाँ पर 3 कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है स्विच कीवर्ड जो कि बेसिकली स्विच को लिखने का तरीका है, यानी स्टार्ट करने का तरीका है। उसके बाद कंडीशंस कितना देना है, वो जो कंडीशंस उसको हम लोग केस बोलते हैं, तो केस भी एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है। और एक होता है ब्रेक, आप देखेंगे हर में ब्रेक लिखा हुआ स्टेटमेंट के बाद, ब्रेक लिखा हुआ स्टेटमेंट के बाद, ठीक है, इस तरीके से ये 3 होता है। और एक आखिर में डिफॉल्ट लिखना पड़ता है आपको। तो ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर होता है कंपोनेंट में। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 आर केस्ड लेबल, यानी एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 ये केस है बेसिकली। ब्रेक कॉज एग्जिट फ्रॉम द स्विच, यानी जैसे ही ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुआ तो ये स्विच से बाहर आ जाएगा, यानी ये जो स्टेटमेंट है स्विच केस से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ब्रेक नहीं लगा होता ना तो नीचे वाला में भी ये चला जाता। व्हाई यूज स्विच, स्विच का क्यों इस्तेमाल करें, ओवरकम्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, यानी नेस्टेड इफ एल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना अच्छा बात नहीं है, गुड प्रैक्टिस नहीं है। उससे बेहतर है आप स्विच के इस्तेमाल करें। अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगाना है सिर्फ तब, मेक्स प्रोग्राम इजियर टू रीड, इससे प्रोग्राम को रीड करना आसान हो जाता है। सिंप्लीफाई मल्टीपल कंडीशन चेक्स, और आसान तरीके से मल्टीपल चेक को आप कर सकते हैं। अब आइए रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्विच का भी। तो यहाँ पर आप देखिए हमने अगेन यूजर से एक नंबर लिया यहाँ पर नो नाम का, और नो वेरिएबल में इसको डाल दिया। अब आप देखिए ऊपर जो चीज हमने इफ एल्स से किया था ना, यहाँ भी सेम काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इफ एल्स से जब ये काम किया तो इस तरीके से दिखता था, स्विच केस में ये कितना क्लीन दिखेगा। यहाँ क्या है, हमने लिखा स्विच, स्विच में क्या डालेंगे, एग्जैक्टली वो नंबर जिसको आपको चेक करना है। तो हमने क्या डाला, अंदर में नो, नो एक वेरिएबल है, यानी यूजर ने क्या नंबर डाला है हम लोग को ये चेक करना है। तो हमने क्या किया, स्विच के अंदर यूजर ने जो डाला उसका वेरिएबल लगा दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर पहला केस चेक किया, यानी केस नंबर 1 ये हमने चेक किया। इसमें क्या
क्या था, यानी केस नंबर 1 जो है ना ये बेसिकली कंडीशन है, यानी केस नंबर 1 कोई नाम नहीं है, यानी ये नो में कौन सा वैल्यू है वो केस नंबर 1 पे चेक हो रहा है। यानी अगर नो में यूजर ने जो नंबर डाला है मान लीजिए वो 1 है तो फिर ये केस नंबर 1 चलेगा यहाँ पर। अगर यूजर ने जो नंबर डाला है मान लीजिए 2 है तो केस नंबर 2 चलेगा। यूजर ने जो नंबर डाला है मान लीजिए वो 3 है तो केस नंबर 3 चलेगा, ठीक है। और अगर यूजर ने जो नंबर डाला है वो ना 1 है ना 2 है ना 3 है, इसके अलावा कुछ है तो फिर वो डिफॉल्ट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 2 है ना ये चीज वो है जो बेसिकली कंपेयर करेगा, यानी कंपेरिजन के लिए आता है। यहाँ पर मैं केस 1 के जगह 100 लिख दूं तो फिर क्या चेक करेगा कि जो नो यूजर ने डाला है क्या वो 100 है कि नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 250 डाल दूं तो वो चेक करेगा, ये सेकंड केस में वो क्या चेक करेगा कि नंबर 250 है कि नहीं है, ठीक हो गया। अब अगर 1 डाला तो ये प्रिंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं इट्स अ 1। इस तरीके से अगर 2 डाला तो ये प्रिंट हो जाएगा इट्स अ 2, 3 डाला तो इट्स अ 3, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए अगर नंबर डाला 1 से 3 तक तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा, और अगर 1 2 3 कुछ नहीं डाला तो इनवैलिड नंबर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिए ब्रेक इसलिए डाला गया ना कि अगर मान लीजिए हमने 1 डाला, यूजर ने 1 डाला तो इट्स 1 तो चलेगा, अगर हम ब्रेक नहीं डालेंगे ना तो नीचे वाला केस खुद ब खुद चेक हो जाएगा। हालांकि हम तो ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं जैसे ही हमें कंडीशन ट्रू मिल जाए तो ये स्विच केस वाला जो पूरा कोड है इससे बाहर निकल जाए। तो ये करने के लिए हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, यानी हर केस में ब्रेक लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ट्रू होने के बाद भी बाकी नीचे वाला कंडीशन वो चेक करता ही रहेगा। तो इसीलिए ब्रेक लगाना हर केस में जरूरी है। ये भी चीज आप ज्यादा अच्छा तब समझेंगे जब प्रैक्टिकल वाला वीडियो आप फॉलो करेंगे और खुद प्रैक्टिकल बनाएंगे भी। रूल्स एंड एडवांटेज ऑफ स्विच केस। अब स्विच केस का क्या एडवांटेज और क्या रूल्स है वो समझ लेते हैं। रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग स्विच केस। द केस लेबल शुड बी इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी ये जो केस का लेबल है ये केस 1 है, ये हमने इंटीजर इस्तेमाल किया, यहाँ कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए ये जो केस का लेबल है ना यही बेसिकली कंपेयर किया जाएगा स्विच के अंदर जो है उससे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना जरूरी है कि दो चीज में कंपेयर होता है ना इफ एल्स में, तो यहाँ भी कंपेयर होता है। तो किससे किसका कंपेरिजन होगा, याद रखिए ये जो नो है इसका कंपेरिजन, यानी नो इन द सेंस कि इसके अंदर जो भी आप डालेंगे कंडीशन उसका कंपेरिजन तमाम केस से होगा, और इसको केस का लेबल बोलते हैं, यानी जो एग्जैक्टली कंपेयर कर रहा है। अब ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, यानी स्ट्रिंग इन द सेंस कि ये कैरेक्टर भी हो सकता है जो हमने यहाँ लिखा, इंटीजर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिया 1 डायरेक्ट। ईच कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ अ स्विच केस शुड बी कंटेन ब्रेक स्टेटमेंट फ्रॉम एग्जिट टू केस, फ्रॉम केस। जैसे हमने पहले बताया कि एग्जिट लगाना जरूरी है, अदरवाइज कोड ट्रू होने के बाद भी वो नीचे का कोड एग्जीक्यूट करेगा जो कि हम लोग नहीं चाहते, तो इसलिए ब्रेक लगाना हर केस में जरूरी है। केस लेबल मस्ट बी एंड विद सेमीकोलन। केस लेबल जो है वो सेमीकोलन के साथ खत्म होना चाहिए, ये स्टेटमेंट यानी ये सिंटैक्स का रूल्स है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ स्विच केस। अब क्या एडवांटेज है स्विच केस इस्तेमाल करने का, इजी टू यूज है, सबसे पहला बात तो ये है। सिंपलर सिंटैक्स देन नेस्टेड इफ एल्स। अब देखिए नेस्टेड इफ एल्स बहुत ही खतरनाक सा लग रहा था और सिंटैक्स में यहाँ पर एरर भी काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्विच केस काफी इजीली आप कर सकते हैं। वैसे एट अ बिगिनर लेवल आप जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका कोड काम करना चाहिए। एडवांस लेवल पे जब आप जाते हैं फिर आप ये सब सोचते हैं कि कौन सा लिखना कन्वीनियंस है कौन सा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्विच केस और इफ एल्स में क्या फर्क होता है और कैसे दोनों का कोड लिखा जाता है, ठीक है। इजी टू फाइंड एरर्स, क्लीन स्ट्रक्चर, हेल्प आइडेंटिफाई इशू, यानी इशू आइडेंटिफाई करने में आसान होता है। डिबगिंग इज मेडिंग इजी, यानी डिबगिंग इज मेड इजी। सिंपलर टू ट्रेस एग्जीक्यूशन फ्लो, यानी इजिली तरीके से आप पता कर सकते हैं ना कि फ्लो कैसा चल रहा है। और कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज होता है, रिड्यूस प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है ना उसको आप बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर सजा के लिख सकते हैं, जबकि नेस्टेड इफ एल्स में आप बहुत उसको खतरनाक करके लिखना पड़ेगा, लाइक दिस एज यू कैन सी। और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ये और खतरनाक हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन अगर बढ़ जाए तो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने डिटेल से समझा कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें हमने ये समझा कि इफ एल्स क्या होता है, इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है, ये सब हमने समझा। और साथ ही साथ हमने स्विच केस समझा, ब्रेक वगैरह भी समझा डिटेल में। और मैं आपको हाईली रिकमेंड ये करूंगा कि जो हमारा प्रैक्टिकल सीरीज आप उसको जाके जरूर देखना, क्योंकि वहां पर इफ एल्स में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।